हाँ ठीक है। यस ओके, जय जिनेंद्र सभी को। फिर से शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो का। कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी से ये स्टॉप हुआ था। सो एक बार मैं टेस्ट कर लेती हूँ। ये आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? या थैंक यू। आई थिंक मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तो हम कोरोना के बारे में, ये लॉकडाउन चल रहा है, तो ये लॉकडाउन कोरोना के वजह से हुआ है, कोरोना कोविड-19 वायरस के वजह से है। तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज हम ले लें। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि इसने बहुत सारा भय हमारे लोगों में स्प्रेड किया है। तो कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो एक नॉर्मल साधारण वायरस जैसा ही होता है, लेकिन ये दुनिया में पहली बार आया है। हमारा एक्सपोजर इस वायरस से पहली बार हुआ है, जिसके वजह से हमारे पास ना उसकी कोई ट्रीटमेंट है, ना हमारी कोई इम्यूनिटी डेवलप हुई है। तो इसलिए हम प्रिकॉशंस इतने सारे ले रहे हैं ताकि हमको ये चीज़ लगे नहीं, क्योंकि हमारे पास इसके इलाज नहीं है फिलहाल। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये एयरबोर्न डिजीज है, यानी कि जो हवा से आपको लग सकता है। एरोसोल डिजीज है, एयरबोर्न है, और टच से भी फैलता है। अब ये जब वायरस किसी के थूक से, कोई कफ करता है, तो उसके मुंह में से जो थूक आती है या सलाइवा आता है, वो हवा में फैल जाता है, और वो समझो सामने वाले के इंसान में जाता है, तो वो उसके बॉडी में भी वो वायरस चला जाएगा और वहाँ वो जिंदा रहेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये ह्यूमन में जिंदा रहता है जैसे, और ये स्पेशली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी नाक में या थ्रोट में सबसे पहले जाके डिपॉजिट होता है, वहाँ मल्टीप्लाई होगा, और जब इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी फिर ये आपके लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स में और मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे ही लंग्स में ये मल्टीप्लाई होगा, तुरंत ही आपके बॉडी की जो रोग प्रतिकार शक्ति है या जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाएगा। बट ये इतना घातक वायरस है कि डिफेंस मैकेनिज्म भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के वजह से ये वायरस से ज़्यादा ये नॉर्मल टिश्यू को अटैक करते हैं, और हमको नॉर्मल टिश्यू जो लंग के है अटैक होने के वजह से और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह फिजियोलॉजी कहते हैं, इस तरह ये फैलता है और बढ़ता है। इसकी जो बेसिक सिम्टम्स है वो है ड्राई कफ, कोल्ड, फीवर, ये बेसिक सिम्टम है। और अगर ये सिवियर हो जाता है तो इसमें ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में तकलीफ, और फिर निमोनिया, और फिर उसके आगे के कॉम्प्लिकेशंस शुरू होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि ये किस एज ग्रुप में इफेक्ट करता है। तो ये सारी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है, बच्चों में, यंगस्टर्स में और बूढ़ों में। तो अगला सवाल ये है कि ये रिस्क किस में ज़्यादा होती है। तो रिस्क उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनकी उम्र ज़्यादा है, यानी एल्डरली है, उम्र लायक लोग हैं, जो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट के डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीजेस है, जो कोई पर्टिकुलर एक ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए दवाई दी जाती है उस पर है, उनको ये डिजीज़ ज़्यादा लगती है और उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। अब बहुत सारे मिथ्स इसके बारे में है कि कोविड-19 जो है, हम कॉइन्स और नोट्स हाथ में लेंगे तो हमको कोविड-19 हो जाएगा। तो देखिए, अब तक कोई ऐसा स्टडी नहीं हुआ है या रिपोर्ट नहीं मिला है कि हमें कोविड-19 नोट्स या कॉइन्स एक्सचेंज करने से हुआ है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन
सलाइवा या थूक ये कॉइन और नोट पे लग जाए और यही दूसरे पर्सन के हाथ में आ जाए तो चांसेस है कि आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड चीज़ ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं कि अगर हम धूप में 25 डिग्री से ज़्यादा धूप में खड़े रहे तो हमें गर्म एनवायरनमेंट में रहें तो कोविड नहीं होगा। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं है, आप कितना भी धूप में रहे आपको कोविड हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम सरफेस, ये सारे जो सरफेसेस हैं, समझो कोई बाहर से आता है, दरवाजे के हैंडल को आपको हमेशा पता दिखता नहीं है तो आपको हमेशा डाउट रहता है कि ये बाहर से फ्रूट, सब्जियां, ये सारी चीज़ें पता नहीं किसके हाथ में लगी हो और इस पर वायरस हो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम इस पर अल्कोहल या क्लोरीन का स्प्रे मारे तो इससे कोविड किल हो सकता है। तो ऑफ कोर्स हमें जो, और ये हम जो अल्कोहल है अपने बॉडी पे डाले तो कोविड-19 नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अल्कोहल है या क्लोरीन है, इससे आपके आँख में, नाक में इरिटेशन हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरे ये सैनिटाइजर्स में भी अल्कोहल है, इसका ओवर यूज होने के वजह से स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर दूसरी मिथ्स में ये है कि एक फैक्ट ये आपको ध्यान रखना है कि हमें सामने वाले पर्सन से जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो क्या क्या है। आपको अपने हाथ अच्छे से धोने हैं, बार बार धोने हैं, कम से कम लोगों से कांटेक्ट में आए, अपने घरों में रहे क्योंकि ये हवा में रहता है। अगर समझो मुझे कोविड-19 हुआ है तो मेरे से आपको 1 मीटर यानी 3 फीट के मिनिमम डिस्टेंस पर रहना है, क्योंकि अगर मैं कॉफ करती हूँ तो मेरे जो कॉफ में से ड्रॉपलेट्स आए हैं वो आपके शरीर पर जा सकते हैं और वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ सकते हैं। फिर आता है कि कोविड-19 ठंडी या गर्मी सारे एरियाज में सारे सीजन्स में हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर आपको कोविड-19 हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एकदम सिवियर लास्ट स्टेज पे ही जाएगा। आप सपोर्टिव थेरेपी से आप वापस भी आ सकते हैं और ऐसे भी चांसेस है कि फ्यूचर में आपको फिर से हो सकता है। वी जस्ट हैव टू वेट, पेशेंस रखना है। ट्रीटमेंट जो भी आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई इसका इलाज आएगा तो 100% वी विल बी इन अ बेटर फेज। दैट इज इट। और एक चीज है यूवी लाइट, ये ब्लू कलर की जो लाइट है, काफी लोग कहते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब को डिसइंफेक्ट करने के लिए होते हैं। तो आपको ये यूवी लाइट यानी ब्लू कलर की लाइट आती है, ये रेडिएशन में आपके हाथ या स्किन को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी रिस्की है आपके स्किन के लिए, आपके बॉडी के लिए। सो यूवी लाइट्स नहीं यूज़ करना चाहिए। और एक फ़नी चीज़ ये भी है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हम अल्कोहल यानी शराब का सेवन करेंगे तो हमको कोविड नहीं होगा, राइट? क्योंकि सैनिटाइजर और उसमें अल्कोहल यूज किया जाता है। बट ऑफ कोर्स इनफैक्ट आपको अल्कोहल पीने से दूसरे प्रॉब्लम ज्यादा होंगे पर कोविड-19 से कोई बचाव नहीं होगा। सो इस तरह काफी सारे मिथ्स है जो आपके माइंड में से आपको निकालने हैं। आप एक रिलायबल सोर्स पे जाइए, WHO की वेबसाइट पे जाइए और अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट कीजिए। आप स्मार्ट रहे, सेफ रहे, सपोर्टिव रहे, काइंड रहे और स्ट्रॉन्ग रहे। ये एक मेरा कोविड-19 का मैसेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ 2-1 पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि कोरोना से ज़्यादा डर से लोगों को तकलीफ हो जाएगी। कोरोना वायरस को एक नॉर्मल वायरस की तरह ही गिना जाता है। जैसे हमें वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो ये भी उस तरह का एक वायरल इन्फेक्शन है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी
वो काफ़ी एक्टिव है, कुछ महीनों में उसकी जो एक्टिवनेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, हम उसमें सर्टन जेनेटिक म्यूटेशंस भी आएंगे और हमारी तब तक में इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में बिल्टअप हो जाएगी, तो हमें ये सारी तकलीफ़ों से बाहर हो जाएंगे, जैसे सार्स में हुआ था या आगे इस तरह के वायरसेस में हुआ था, बराबर। सो इन फ्रॉम दोज पर्सपेक्टिव्स हमें इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली लॉकडाउन का एडवांटेज हमें जो इंडिया को हो रहा है वो ये सबसे ज़्यादा ये है कि हम थोड़े से जल्दी और अर्ली ये स्टेप्स ले रहे हैं और उसकी वजह से वी आर सेफ राइट नाउ। एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि वी हैव टू बी केयरफुल कि हम जैसे हर रोज़ सब्जी लेने जाते हैं, उससे अच्छा 2-3 दिन में एक बार जाए या एक ही पर्सन जाए जो प्रॉपरली क्लीन अप होके, जैसे इन्होंने बताया उस तरह से दे बी केयरफुल। घर में आने के बाद तुरंत सबसे पहले आप हैंड वॉश में भी एक सिंपल एग्जांपल है, सब लोग स्टेरिलियम और इस तरह के जो सैनिटाइजर्स पे जा रहे हैं, उसकी जगह पर एक्चुअली इवन सोप अगर हम 30 सेकेंड्स तक प्रॉपरली हैंड वॉश करें, जैसे हम सर्जन्स करते हैं, वो प्रॉपर हैंड वॉश 30 सेकेंड्स तक करेंगे तो वो उससे भी हम काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब आप घर में एंटर कर रहे हैं तो कहीं नहीं टच करते हुए सीधा अपने बाथरूम में जाके क्लोथ्स निकाल के हैंड वॉश, फेस, बॉडी वॉश करके फिर आप बाहर आए, एंड दैट वे वी कैन डेफिनेटली से प्रिवेंट इन्फेक्शन कि हमारे घर के बाकी लोगों को ना लगे। और वैसे तो हम पोल्यूशन करते ही हैं, जिसमें हम 8 दिन तक वी आर एक्चुअली नॉट हैविंग वेजिटेबल्स, तो हम कुछ दिन अगर वेजिटेबल्स कम ले और पल्सेस और अपना जैनिज़्म को पाले तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऑल्सो ड्यूरिंग द लॉकडाउन 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि बिकॉज हम पूरा दिन घर पे हैं तो एसिडिटी और ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती है। सो ट्राई कि आप, जैसे हम जैनिज़्म फॉलो करते हैं, शाम को 6-7 बजे तक खाना खा ले ताकि रात को वो एसिडिटी और वगैरह कम हो, और दिन भर में सवेरे 45 मिनट्स या शाम को, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर अब चलने कहाँ जाएं, घर पे तो कैसे चलें। मैं आपको ये बताता हूँ, आप सभी जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं उन सभी के मोबाइल के अंदर ये ऐप्स ऑलरेडी, सैमसंग हो, ओप्पो हो या जो भी मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं उन सब में ऐप है। आप सिर्फ उसको हाथ में पकड़ के या जेब में रख के चलते रहेंगे, आपको उसके अंदर दिख जाएगा आप कितनी देर चले हैं। और इस तरीके से अगर आप 45 मिनट्स घर के अंदर चलते हैं मॉर्निंग इवनिंग, दिस विल बी वेरी यूज़फुल कि आगे चलते हुए हमें इम्यूनिटी एज वेल एज एसिडिटी और ये सारे प्रॉब्लम्स, वेट गेन, ये सारा नहीं होगा। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि इससे डरने की जगह पे डोंट पैनिक, वी शुड इनफैक्ट, ये मेरे हिसाब से लाइफ का एक ऐसा मौका है कि जिसमें आप घर पे अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको अपने बिजनेस में या जिस भी स्टडीज़ में जो भी आपको सोचना था, कुछ आगे उस पर विचार ना करनी थी, या जैनिज़्म के बारे में पढ़ना था, या जो भी करना था, वो सारी चीज़ों को आप इस समय उपयोग करें। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आप जो दिन भर व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर सारे न्यूज़ सुनते हैं हर मोमेंट कि आज मुंबई में क्या हुआ, आज बेंगलोर में क्या हुआ, आज यहाँ पे क्या हुआ, उसको हम थोड़ा कम करके एक फ़िक्स टाइम फ्रेम दें कि मॉर्निंग में मैं आधा घंटे में समझ लूँगा, शाम को मैं समझ लूँगा क्या चल रहा है, बाकी का टाइम मैं यूटिलाइज़ करूँगा अपने कार्यों में। इस तरीके से हम शायद इसको बहुत पॉजिटिवली ले सकते हैं। सो कोविड-19 से आगे बढ़ते हुए अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। उससे आगे बढ़ते हुए विल जस्ट गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑन गायनेक प्रॉब्लम्स। जो जनरली जो फीमेल्स होती हैं, वुमेन्स है, जो हमारे फैमिली को सपोर्ट करती है, उनके इतने सारे अनस्पोकन प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो बोल नहीं पाती है, सहन कर जाती है। ऐसे प्रॉब्लम्स हम यहाँ शेयर करेंगे। ये मेल्स को और फीमेल्स दोनों को समझने की ज़रूरत है। और हम इस टॉपिक को हमने एक फेजेस में डिवाइड किया है, जैसे प्यूबर्टी यानी 9 से 13 साल की उम्र, फिर एडोलेसेंस यानी टीन्स में, फिर यंगस्टर्स हो उनमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं, और बुढ़ापे के यानी मेनोपॉज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको हम ग्रेजुअली प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, ये सारे डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपके सामने
प्यूबर्टी के विषय में डिस्कस करूंगी। प्यूबर्टी यानी ये ऐसा फेज है जिसमें एक ट्रांजिशन होता है फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल हेल्थ का, यानी कि एक चाइल्डहुड से मैच्योरिटी आती है, एडल्टहुड आता है। नॉर्मली ये 9 to 13 ईयर्स ऑफ एज में होता है, मेल्स में फीमेल्स में दोनों होते हैं। अब फिजिकल चेंजेस तो आपको दिखाई देंगे, साइकोलॉजिकल चेंजेस में आपको ध्यान रखना है कि फीमेल्स में डिप्रेशन, लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ लेस सेल्फ वर्थ, ये सारी चीज़ें बॉयज़ लोगों के, लड़कों के कंपैरिजन में दुगनी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फीमेल्स में जाए ये फेज से अगर कोई भी आपकी डॉटर, लड़की पास हो रही है, गुजर रही है, तो इनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट देना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब इस जो प्यूबर्टी जो फेज है वो 2 प्रकार की होती है, एक जो काफ़ी जल्दी आ जाए, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, और जो प्यूबर्टी लेट आती है, उम्र हो गई है अब तक मैच्योरिटी नहीं दिख रही है, तो वो डिलेड प्यूबर्टी। तो जो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है वो काफ़ी सारे मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड होती है। अब एक रीज़न ये भी है कि प्यूबर्टी का मोटापे से, फैट से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। आपका अगर वज़न ज़्यादा है तो प्यूबर्टी आपकी जल्दी आएगी, यानी इफ़ यू आर माइल्ड टू मॉडरेट ओबीज, प्यूबर्टी विल कम फास्टर। ये एक रीज़न है। और मैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी की अगर बात करूं तो अगर ये 7 साल के पहले आती है तो इसे प्रीकॉशियस यानी जल्दी प्यूबर्टी आना कहते हैं। पर ये कंडीशन आपको तुरंत आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके एक ओपिनियन लेने की ज़रूरत है, ताकि हमको पता चले मेडिकली अंदर उसके ओवरीज में, अंडाशय में ट्यूमर या और कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, तो ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है। डिलेड प्यूबर्टी यानी 14 साल के बाद भी प्यूबर्टी नहीं आती है, तो इसमें भी अंडरलाइंग एक मेडिकल कॉज हो सकता है। तो जैसे कोई सिंड्रोम हो, एग्जाम्पल एक टर्नर सिंड्रोम करके एक डिजीज होती है जिसमें प्यूबर्टी डिले होती है, तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। अब ये फेज में फीमेल्स में पीरियड्स शुरू होते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। इनिशियली ये इर्रेगुलर होती है, कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। इस समय भी आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड लॉस के वजह से हीमोग्लोबिन कम हो सकता है और शायद हीमोग्लोबिन के सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सके। साथ ही में प्यूबर्टी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होते हैं वो है डिस्मेनोरिया, यानी कि दर्द होना, पेट के नीचे आपको दर्द होता है और ये काफ़ी पेनफुल होता है। ये आपके लाइफ को, फीमेल्स के लाइफ को काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाती है अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ। ये अपनी नॉर्मल रूटीन चीज़ें नहीं कर पाती है। ये पेन के साथ इनको डायरिया, वॉमिटिंग, नौशिया, हेडेक, चक्कर आना, उल्टी जैसा होना, ये सारे सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी पेन होता है और एक सेकेंडरी पेन होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब जो प्राइमरी कॉज है ना, उसका कोई मेडिकल कंडीशन, ये इसका कोई रीज़न अब तक नहीं मिला है। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटल हो सकता है, आपकी बॉडी अडेप्ट हो सकती है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया पेन है वो टीन्स में होता है और अर्ली 20s में, जब उम्र आपकी 13, 14, 20s में होती है तब होता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया यानी कि दर्द दूसरे कोई कारण से होता है, जैसे आपके गर्भाशय में एंडोमेट्रियोसिस है या एडिनोमायोसिस है, यानी कोई मेडिकल कंडीशन है, उसके वजह से दर्द होता है, तो ऑफ कोर्स आपको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली अगर ये प्राइमरी नॉर्मल डिस्मेनोरिया है, पेन है, तो पेन किलर से, एक्सरसाइज से, साइकिलिंग से, ये सारी चीज़ों से कंट्रोल हो सकती है। पर सेकेंडरी हो तो ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है।
अब ये पेन की हमने बात की, तो पीरियड्स में सभी फीमेल्स को, लड़कियों को जो न्यूली मेंस्ट्रुएटिंग है, जिनको अभी अभी पीरियड्स आए हैं, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन की इंफॉर्मेशन होनी काफ़ी ज़रूरी है। ये पीरियड्स का फेस ऐसा होता है जिसमें इन्फेक्शन होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इंडिया में अभी रिकॉर्ड में 20% पॉपुलेशन जो मार्केट में सैनिटरी नैपकिन्स आपने सुने होंगे, स्टे फ्री है, विस्पर है, बहुत सारे नैपकिन्स अवेलेबल है, तो ये नैपकिन्स यूज़ करते हैं ओनली 20% पॉपुलेशन। दूसरे लोग अभी भी कॉटन का कपड़ा, क्लॉथ यूज़ करते हैं और इसको ये क्लीन नहीं कर पाते हैं, धूप में अच्छे से क्लीन नहीं रखते हैं, तो इन्फेक्शन होता है। दूसरा, ये जो सैनिटरी नैपकिन्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये प्लास्टिक के बने होते हैं, इसमें केमिकल्स होते हैं जिससे रैश, इन्फेक्शन, इरिटेशन होती है। और प्लास्टिक है तो ये पोल्यूशन भी करता है। तो आप YouTube पे जाएंगे, Amazon पे जाएंगे, तो काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी कि आपको कॉटन के नैपकिन्स कैसे बनाएं, ये मार्केट में अवेलेबल हो और आप इसका यूज़ करें। साथ में न्यू लेटेस्ट अभी जो आए हैं वो है मेंस्ट्रुअल कप। फिर से मैं मेंशन करूंगी मेंस्ट्रुअल कप। ये मेंस्ट्रुअल कप को आपको वहां अंदर, ये कप जैसे होते हैं, अंदर रखने हैं। 6-8 घंटे में उसमें ब्लड कलेक्ट होगा और फिर ये आपको निकाल देने हैं और इसको क्लीन करके आप रीयूज कर सकते हैं स्टेरिलाइज करके। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ हो सकते हैं। इसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, यूरिन पास करने में भी आपको काफ़ी कन्वीनियंट हो सकता है। अब एक एसोसिएशन है इंडिया का जो फॉक्सी, FOGSI, फॉक्सी नाम का ये एसोसिएशन गायनेकोलॉजिस्ट का होता है, जो एक कैंपेन चलाता है, रेड टू ग्रीन कैंपेन। यानी कि हमको ये जो नैपकिन्स का जो ओवर यूज हुआ है, इससे पोल्यूशन होता है, ये नदियों में जाता है, पानी में आता है, इन्फेक्शन बढ़ता है, पोल्यूशन होता है, तो इसका यूज हम कम करें, यानी रेड टू ग्रीन कैंपेन करें, मेंस्ट्रुअल कप्स यूज करें। तो ये कैंपेन को हमें इंफॉर्मेशन हमारे आजू बाजू वाले जो है इनको मैसेज पहुंचाना है। और एक कंडीशन, सो ये रहा हमारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन। बहुत सारे मिथ्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल के या पीरियड्स के, कि हम छू नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो आप स्कूल और ये सब सारी चीज़ें जैनिज़्म में मानते हैं, मैं भी जैनिज़्म में बिलीव करती हूँ, पर काफ़ी सारी चीज़ों में आप रेस्ट्रिक्ट नहीं करें फीमेल्स को। ये साइकोलॉजिकली काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है लड़कियों के लिए। अब हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जान लिया। अब सबसे कॉमन प्रॉब्लम फीमेल्स में थोड़ा जो एम्बैरेसिंग होता है, वो फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ होना। मेल्स की तरह हेयर ग्रोथ होती है फेस के ऊपर, जिसे हम मेडिकली हिर्स्यूटिज्म कहते हैं। तो ये जो है 50%, इसका कोई कारण अब तक पता नहीं है कि ये क्यों होता है। ये जनरली चिन पे होता है, ये लिप पे होता है, या आपके पेट पे हेयर ग्रोथ होती है। अगर ये 50% को छोड़े तो इसका मोस्ट कॉमन रीजन है एक कंडीशन जिसका नाम है PCOS, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब इस डिजीज में ओबेसिटी यानी मोटापा, फैट ज्यादा होता है। अब फैट से हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, ईस्ट्रोन बढ़ता है जिससे टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है, जो एक मेल हार्मोन है, और ये मेल हार्मोन के वजह से ये फेशियल ग्रोथ एबनॉर्मल एरियाज पे होता है। अब ये जो ग्रोथ होता है, इसमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। फीमेल्स पार्लर में जाती हैं, ब्लीचिंग करवाती है, हेयर रिमूवल कराती है, लेज़र ट्रीटमेंट करवाती है। पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर इन फीमेल्स में PCOS या PCOD कंडीशन हो
तो इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर में इनको प्रेगनेंसी रुकने में, कंसीव होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो कॉस्मेटिक की बात हुई, बट प्रेगनेंसी रुकने में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पीसीओएस का डिटेल आपको डॉक्टर दर्शन वाडेकर, जो गायनेकोलॉजिस्ट, हाई रिस्क प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, वो कंटिन्यू करेंगे। या थैंक यू। दी अदर एस्पेक्ट इसमें जो उन्होंने बताया वो एक ये था कि पीसीओएस बेसिकली दो प्रकार से, एक पीसीओएस जो है वो पीसीओएस में एक तरीके से पीसीओएस में बेसिकली एक पीसीओ मतलब एक ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट है, जो नॉर्मली जो पीसीओ जो नॉर्मली सिस्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। जो पीसीओएस में दो ओवरीज में एक होता है कि जिसमें हम सिम्टम्स देखते हैं जैसे हेयर ग्रोथ या एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन और वो सब, और जो पीसीओ होता है वो एक टाइप की ओवरीज होती है। द बेस्ट पार्ट इसके अगर 5% वेट लॉस हम करते हैं तो उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट आता है उस प्रकार की ओवरीज में। फिर भी जब हम 3-3 महीने की साइकिल्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं और थोड़ा समय लगता है उसमें, सो डोंट बी पैनिकी अबाउट इट, बिकॉज इट इज़ नॉट अ डिजीज़ पर से इन अ मेजर सेंस। ज़्यादातर जब फर्टिलिटी का इश्यूज आता है तो उसको भी हम अब मैनेज कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की उसके बारे में ज़रूरत नहीं है। एक नया कंसेप्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो है प्री कंसेप्शनल केयर। प्री कंसेप्शनल केयर जो है वो हम काफ़ी बार देखते हैं आजकल, वो एक कॉमन ट्रेंड हो गया है कि बेसिकली शादी के बाद 2-3 साल वो साथ टुगेदरनेस में रहते हैं और फिर वो बच्चे के बारे में प्लान करना चाहते हैं। और ये चीज़ कोई पूरी तरह से गलत नहीं है, बट हमारा जो एक तबक्का है वो दायका थोड़ा ऊपर गया है। जैसे पहले हम 18-20 पे शादी करके 25-28 पे कंप्लीट करते थे, वो अभी 25 पे स्टार्ट करके 35 तक जा रहा है। इसी के चलते हुए कुछ इश्यूज होते हैं, बट ये जो प्री कंसेप्शनल केयर है इसका कंसेप्ट क्यों आया है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको वैकेशन पे जाना है, दिवाली के टाइम पे वैकेशन पे जाना है, तो आप तैयारी वैकेशन पे जाने के बाद करेंगे या उसके पहले? उसके पहले। उसी तरीके से हमें अपने शरीर को प्रिपेयर करना है फिजिकली, न्यूट्रिशन वाइज की जाती है, उसके साथ में अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो उसमें कोई नुकसानकारक नहीं है, सो सोनोग्राफी की जाती है, और फिर उसके साथ में कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट जैसे शुगर्स, थायराइड और कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट की जाती है जिससे कि हमें वो उसके बारे में पता चले। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉलिक एसिड एंड B12। जैनों में स्पेशली B12 की थोड़ी कमी रहती है नॉन वेजिटेरियन फूड स्टफ्स नहीं खाने की वजह से, बट ओवरऑल फॉलिक एसिड और B12 अगर हम 3 महीने लेते हैं तो बच्चे में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट 3 मंथ्स प्रायर हम एक प्रॉपर इवेल्युएशन करें। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्यूरिंग दिस टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं, मोस्ट कपल्स को बहुत स्ट्रेस होता है कि सर 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं, मैडम 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। एक सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मोस्ट पीपल को ये चीज़ ध्यान नहीं है कि कभी भी प्रेगनेंसी रुकने का चांस बॉलीवुड की फिल्मों की तरह 100% नहीं होता, वो 10 से 15% है। और इसीलिए हमें 6 से 8 महीने जब हम प्रॉपरली ट्राई करते हैं तब हमें उसमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी शुड स्टे रिलैक्स्ड एंड एन्जॉय दिस टाइम। ज़्यादा उस पर ऊपर बहुत टेंशन लेने की जगह पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें से हमें काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमें काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस नहीं लेना, एक्सरसाइज, योगा, वो ओवरऑल भी अच्छा है। टोबैको स्पेशली शुड नॉट बी टेकन अगर किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं तो। तंबाकू। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो पेट्स हैं
पेट्स से काफ़ी क्लोज नहीं रहे इस दौरान, क्योंकि बिल्लियों। काफ़ी बार बिल्लियों से और अदरवाइज पेट्स से इन्फेक्शन हमें लगता है। और एक चीज़ ये है कि बच्चों में स्पेशली जब प्रेगनेंसी रुकती है, वो प्रेगनेंसी रुकने के पहले 2 महीने के जो समय है, उन पहले 2 महीनों में ही बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। तो उस समय अगर कोई प्रकार का इन्फेक्शन हमें लगता है तो वो हमें काफ़ी परेशान कर सकता है। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कि एक पेशेंट था जिसको पहले प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा रहा, कोई इश्यूज़ नहीं थे, सब सही तरीके से एक बढ़िया से लड़की हुई थी। और सेकेंड प्रेगनेंसी में जब वो दिखाने आए तो 5वें महीने में हमें बच्चे के ब्रेन के अंदर पानी भरा हुआ दिखा और कुछ सिम्टम्स बच्चे में दिखे, जिसके चलते हुए हमने बच्चे के आसपास से पानी निकाला और उसका टेस्टिंग किया। तब हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि उसके अंदर एक प्रकार का इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन उनको जब हमने पूरा डिटेल हिस्ट्री में गए तो ये ऐसा इन्फेक्शन था जो बाहर से आया हुआ था, और उन्हें पहले 2 महीनों में जब फीवर वगैरह आया था उसके चलते हुए बच्चे को गिरा तो नहीं उस समय, लेकिन आगे बढ़ने में दिक्कतें आई और ये प्रॉब्लम्स उसकी वजह से थे। तो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ये इन्फेक्शन ऐसा था जो हियरिंग, कान सुनने में और ब्रेन को अफेक्ट कर सके, तो हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बट ये एक कारण है कि हमें जो पहले 2 से 3 महीने हैं, नॉर्मली हम मानते थे कि 5वें महीने के बाद दिखाना है, पर पहले 2 महीनों में हमें बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है। सो मूविंग ऑन टू प्रेगनेंसी के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि फ़ोन कर देना, अगर मैं प्रेगनेंसी के बारे में कहूँ तो प्रेगनेंसी का जो पूरा सिनेरियो है वो काफ़ी हद तक बदल गया है। राइट फ्रॉम अनफॉर्चुनेटली हमें मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं। राहुल जी, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा। जो प्रेगनेंसी में स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जो पहले के ज़माने में जो सिनेरियो होता था उसकी जगह पे काफ़ी हद तक बदल गया है। पहले हम 5वें और 7वें महीने में डायरेक्टली सोनोग्राफी और चेकअप के लिए जाते थे, उसकी जगह पे अब हम जो सिनेरियो में पहुँचे हैं जिसमें 3rd, 5th और 8th मंथ में डिटेल बेबी के बारे में इवैल्यूएशन किया जाता है। और सिर्फ स्ट्रक्चरली नहीं, स्ट्रक्चर्स के बारे में ही नहीं, हमें जेनेटिक एस्पेक्ट्स, मन बुद्धि के एस्पेक्ट्स में भी जानकारी काफ़ी हद तक तीसरे महीने में मिलती है। और इसीलिए एंटी स्कैन और ड्यूअल मार्कर किया जाता है 3rd मंथ के अंदर, और डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग किया जाता है। इसमें जब हमें प्रॉब्लम्स आते हैं कि कभी हाई रिस्क आता है तो हम बच्चे के आसपास का पानी निकाल के उसका टेस्टिंग करते हैं कि सही में बच्चे में ये प्रॉब्लम है या नहीं है, और इस तरीके से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। इनफैक्ट हम इस हद तक यहाँ पे पहुँचे हैं कि एक मैं रिसेंट केस आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के हार्ट के अंदर उसमें से निकलती हुई जो नस थी वो काफ़ी सिकुड़ गई थी, और वो सिकुड़ाव की वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब हमने अल्ट्रासाउंड किया 8वें 9वें महीने में भी, तो उसकी नस काफ़ी पतली थी और उसके चलते हुए जैसे ही बच्चा बाहर आएगा वो पूरा नीला पड़ जाएगा। नॉर्मली इस तरह के बच्चे बाहर आने के बाद, नीला पड़ने के बाद पूरा इवैल्यूएशन होता है और तब तक में हम बच्चे को ब्रेन को डैमेज हो चुका होता है और काफ़ी लॉस कर चुके होते हैं। जबकि ये गुजरात का पहला केस हुआ जिसमें हमने प्रेगनेंसी के दौरान पूरा इवैल्यूएट किया उसके बारे में, और हमने उसका प्लानिंग किया कि जैसे ही बच्चा बाहर आएगा उसके बलून वाल्वोटॉमी से उसको ओपन किया जाएगा और उस नस को ओपन की जाएगी, और इसी तरीके से हमने डिलीवर करते हुए तुरंत उसके बाद उसका सर्जिकल वर्क हुआ जिसमें पूरा कैलकुलेशन जो हमने पहले किया था वो सेम रहा, और इमीडिएटली विद इन फ्यू आवर्स बच्चे का ऑपरेशन करके एकदम सही तरीके से सही हो गया। 7 दिन हमने वाडेकर में उनको रखा, बच्चा सही तरीके से रहा और माँ और बच्चा दोनों सुखरूप घर गए। तो इस तरीके से एडवांसेस प्रेगनेंसी में इतने हो गए हैं कि हम जो भी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ में हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आगे की प्रेगनेंसी में क्या कर सके उसके बारे में सोच सकते हैं। बट इस तरीके से काफ़ी अच्छा इवैल्यूएशन और काफ़ी एडवांसेस प्रेगनेंसी में हुए हैं।
लेकिन आपके लिए जो केयर है उसमें मैं खास करके ये कहूँगा कि डाइट जो है, अभी काफ़ी लोगों को शायद इस दौरान भी प्रेगनेंसी तुरंत रुकी हो, तो उस समय अभी आप शायद चेकअप के लिए नहीं जा सकते हो, तो इनिशियल टाइम पे आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो नॉर्मली हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहे थे उसको डिवाइड करना है दो दो के अंदर, और हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना है, जिससे कि हमें बच्चे को पोषण सही तरीके से मिले। ऑल्सो प्रेगनेंसी के दौरान इंटेस्टाइन काम थोड़ा स्लो करती है, इसलिए 2-2 घंटे से खाने में ज़्यादा फ़ायदा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अर्ली मॉर्निंग नौजिया जो होता है उसके लिए, वॉमिटिंग के लिए अर्ली मॉर्निंग आप तुरंत चाय, बिस्किट या टोस्ट या खाखरा इस तरह से ले सकते हैं और उससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। ऑल्सो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे एटलीस्ट आधा पौना घंटा आपको कंफर्टेबल लगे तब तक आप वॉकिंग करें तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। अपार्ट फ्रॉम देखिए, कॉमन क्वेश्चन होता है वेट गेन का, कि हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा है प्रेगनेंसी के दौरान। तो मैं एक क्लियर करना चाहूँगा कि वज़न कितना बढ़ना चाहिए वो आपका प्रेगनेंसी के पहले के वज़न के ऊपर निर्भर रहता है, और इसी के चलते हुए अगर आपका नॉर्मल BMI में अगर वज़न है तो आपका अराउंड 10 टू 15 kgs का वेट गेन सही रहेगा। अगर ऑलरेडी आपका वज़न ज़्यादा है तो उसमें प्रेगनेंसी के दौरान 5 से 10 किलो का वज़न रहना चाहिए। इस तरीके से वो बेस पे वज़न वेट गेन होता है, और पहले 3 महीनों में वज़न ज़्यादातर नहीं बढ़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि जब हम उठने बैठने जाते हैं तो बहुत पेन होता है। अभी ये जो पेन है वो गर्भाशय के बड़े होने की वजह से है और खिंचाव की वजह से है। सो अगर आप स्लो स्टेडी मूवमेंट्स रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। द थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हम कॉमनली देखते हैं वो ये है कि बैक पेन और ब्रैक्सटन हीट कॉन्ट्रैक्शंस। मतलब काफ़ी बार कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, आने के बाद थोड़ी देर के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। वो फ्रीक्वेंटली ऐसे आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। अगर उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती नहीं है तो वो हमें काफ़ी अच्छी तरह से वो लेबर पेन्स नहीं हो के वो फॉल्स लेबर पेन्स हैं। सो दैट वे आई थिंक वी कैन टेक गुड केयर ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि अगर ज़रूरी नहीं हो तो डॉक्टर को ऑनलाइन या व्हाट्सएप पे कंसल्ट करके हम आगे कार्य कर सकते हैं। अभी हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, मोर देन 70% पेशेंट्स को हम ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं। जिनको बहुत ज़रूरी है उन्हीं को हम हॉस्पिटल पे बुलाते हैं। ब्लीडिंग, लीकेज, अगर ब्लीडिंग, लीकिंग या इस प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हो तो भी हमें काफ़ी उन केसेस में डेफिनेटली आपको तुरंत दिखाने जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक फैमिली प्लानिंग का इशू है जो बहुत कॉमनली लोगों को इश्यूज आते हैं, डाउट्स होते हैं, और उसका एक मैं ये कहूँगा कि सोशल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल तीनों तरीक़ों से बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसके ऊपर। और इसीलिए हमारा सजेशन ये रहता है कि इसमें दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, आप दोनों इसमें बेसिकली मिल के, बैठ के, समझ के डिसीजंस ले। एक कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं कि जिनकी के रिसेंटली मैरिजेस हुए होते हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हम 1 साल तक नहीं रखना चाहते हैं, उस समय ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बहुत फ़ायदा है। और जिन्होंने ये 1-2 साल तक ली हैं, कॉन्स्टेंटली नहीं, आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसल्टेंट, हम अगर लेते हैं 1-2 साल, क्योंकि उसमें गैप्स वगैरह होता है जब लेना है, तो उनके लिए 50% तक ओवरियन कैंसर की कमी होने के चांसेस रहते हैं, और इसीलिए इसका काफ़ी फ़ायदा है। ऑल्सो डिलीवरी के बाद जो केसेस होते हैं उनमें कॉपर टी और इंजेक्शंस का उपयोग ज़्यादा होता है, और जिनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई है रिलेशनशिप्स रखने की, उनमें कॉन्डम्स का इस्तेमाल ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बट अगर इन कॉन्डम्स का सही इस्तेमाल नहीं करो तो उनमें फेलियर रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनफर्टिलिटी के लिए काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, और मैंने जैसे बताया कि इसमें 15 से 20% का ही चांस होता है, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जिस भी कंसल्टेंट को फॉलो कर रहे हैं उनको 6 से 8 महीना शांति से फेथ रख के कंटिन्यू करें, क्योंकि ये इमीडिएट रिजल्ट देने, मलेरिया जैसा या
ऐसा नहीं है कि मैंने आज 3 गोली दे दी और मैं 5 दिन के बाद वो ठीक ही होगा, मैं इनको दूँ या किसी और को दूँ, सभी को सेम इफेक्ट आएगा। इनमें समय लगेगा, बट स्ट्रेस नहीं लेने से और सही दिशा में जाने से काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इनफैक्ट ट्यूब्स की चेकिंग हम हमेशा, जो एक प्रोटोकॉल है कि हिस्ट्री देते हैं जिसमें मेंसेस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में सारी इवैल्यूएशन की जाती है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी किया जाता है। और इनफैक्ट सोनोग्राफी भी अलग अलग दौरान, मतलब मासिक के बाद जब पहले दूसरे दिन पे देखते हैं तो बीज देखा जाता है, उसके बाद जब बीच में हम देख रहे हैं तो बीच में देखते समय वो हम बीज कैसा बन रहा है, लाइनिंग कैसी बन रही है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और बाद में एक्चुअली प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। इस तरीके से हम काफ़ी प्रॉपर इवैल्यूएशन करना चाहिए, और ट्यूब्स का भी HSG के माध्यम से उसका चेकिंग करना चाहिए, उसका बहुत फ़ायदेमंद होता है। सो ओवरऑल सेकेंडली, जिनकी एज 35 के ऊपर है तो काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि नहीं रुकेगा बच्चा, ऐसा नहीं है, बट डेफिनेटली उनमें बच्चे में खोड़खापन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और डिफेक्ट्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और रुकने की थोड़ी डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होती है, बट इट इज़ नॉट दैट दे कैन नॉट कंसीव। एक 5-10 मिनट्स की कुछ और चीज़ें हैं जिसमें 40s में जो वुमेन होती हैं स्पेशली, उनके ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, जो दीवार की सूजन के बारे में, और फाइब्रॉइड्स जो गांठ है गर्भाशय के अंदर, उसके बारे में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये काफ़ी कॉमन है विमेन बियॉन्ड 35 एज के ग्रुप में, और उनमें हैवीनेस उनको रहता है, बार बार यूरिन में कई बार डिफ़िकल्टीज आती है, या मासिक बार बार ज़्यादा जाने की वजह से शरीर में वीकनेस आ जाता है, और इसके चलते हुए भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इसमें ये है कि सभी लोग ये सोचते हैं कि इसमें कैंसरस तो गांठ नहीं होती है, ये सादी गांठ के प्रकार से होती है, और इसलिए हम उसको थोड़ा चलेगा देखेंगे, ये एटीट्यूड थोड़ा आ जाता है। और सेकेंडली, बच्चों का केयर लेते हुए अपने पे ध्यान थोड़ा कम हो जाता है, तो इसी के चलते हुए ये थोड़ा खींच जाता है। बट मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। एक पेशेंट अभी आया था, और इनफैक्ट बैंगलोर से ही आया था ये पेशेंट, कि जो उनको इस तरह की एडिनोमायोसिस, मतलब दीवार में सूजन हो गई थी, और पहले वो थोड़ी छोटी थी गांठ, बट 3-4 महीने के अंदर ये गर्भाशय बड़ा होकर 9 महीने की प्रेगनेंसी जितना बड़ा हो गया। इनफैक्ट उतना कि उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा मासिक जा रहा था, और बहुत दिक्कतें बढ़ गई थी। तब उन्होंने फ़ोन पे कंसल्टेशन किया, और जब उन्हें विश्वास आया तो वो यहाँ पे दिखाने आए, और वो इतना सिंपल एक गांठ जो थी उसमें से वो इतना क्रिटिकल हो गया था कि उस गर्भाशय की बड़े होने की वजह से उनकी नस पे प्रेशर आने से वहाँ पे क्लॉट जम गया था, और वो क्लॉट किसी भी समय अगर वहाँ से डिसलॉज होता है तो वो लंग्स में या ब्रेन में जाके उस पेशेंट की ऑन टेबल ऑपरेशन के दौरान भी डेथ होने के चांसेस तक हो गए थे। और काफ़ी कश्मकश और काफ़ी डिटेल इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, और उसके बाद हमने सर्जरी करके, जो नॉर्मली 40 ग्राम का गर्भाशय होता है वो 4 किलो का गर्भाशय हो गया था, और उसको हमने निकाला, और पेशेंट बहुत सुखद रूप से सही तरीके से घर गया। तो इस एक सिंपल गांठ का भी कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसी के चलते हुए सही डायरेक्शन में डिसीजंस लेके हमें उस पर अमल करना चाहिए। दिस वे हम काफ़ी प्रॉब्लम्स को सही टाइम पे डील करके बचा सकते हैं। ऑल्सो एक कॉमन क्वेश्चन होता है मेनोपॉज के दौरान की कैंसर के चांसेस और उसके लिए, और उसमें एक खास करके ये मैं काफ़ी दर्शक मेल्स भी होंगे इसमें, तो उनको कि आई थिंक वी ऑल, हम हमारी सभी माताओं को काफ़ी प्यार करते हैं, और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि उनका 45 के ऊपर जो भी फीमेल्स हैं उनको सालाना एक चेकअप बहुत ज़रूरी है, जिसमें नॉर्मल गायनेक चेकअप, फिर फॉलोड बाय एक सोनोग्राफी और कुछ टेस्ट्स, बट ये बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमें इसको इस तरीके से लेना है कि जब हमारा बर्थडे हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो एक गिफ्ट के तौर पे उनको एक गायनेक चेकअप दिया जाए, ताकि
हमारी बर्थडे पे हर साल हमें याद रहेगा कि भाई आज इनको गायनेक चेकअप पे लेके जाना है। यानी इस तरीके से इनफैक्ट मेनोपॉज जब आता है 45 to 50 के एज ग्रुप में, 55 के एज ग्रुप में, तो उससे मानसिक तौर पे भी काफ़ी दिक्कतें होती है और हॉट फ्लशेज हो जाते हैं, बहुत ईस्ट्रोजन हार्मोन्स कम होने की वजह से बहुत गर्मी लगती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए वजह से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इस तरीके से हम उन्हें मोटिवेट भी कर सकते हैं और साथ में पेप स्मीयर करके उनका चेकिंग भी कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रहे। और इनफैक्ट वो एक ऐसा कैंसर है जो सर्वाइकल कैंसर ऐसा है कि जो हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरीके से उसका उपयोग करते हुए। सो दीज वर सम ऑफ द कॉमन पॉइंट्स और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस करना चाहते थे। जस्ट अ फ्यू वर्ड्स अबाउट सेकेंडली अबाउट प्रेगनेंसी एंड कोविड-19 के बारे में एक सिर्फ मैं बता दूं कि उसमें कहीं पे भी अफेक्शन नहीं है अभी तक। बच्चे में इन्फेक्शन आया हो, मदर में से ट्रांसमिट हुआ हो, ऐसा चांसेस भी क्लियर कट नहीं है। तो रूटीन प्रेगनेंसी जो केयर है वही हमें लेनी है और बाहर जाने से अवॉइड रखना है। ये खास करके ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई इस दौरान भी कंसीव भी किसी ने किया है तो खुशी मनाइए, कोई घबराने की या डरने की वजह प्रॉब्लम नहीं है एंड कंसल्ट कीजिए। आई थिंक ओरल हेल्थ के बारे में और पोस्टमार्टम डिलीवरी केयर के बारे में एक फ्यू वर्ड्स आपको डॉक्टर श्वेता बताएंगे। अब जब हमारी डिलीवरी हो जाती है, पेशेंट की डिलीवरी हो जाती है, तो उनके जो नीचे के पार्ट के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है। तो एक्सरसाइज में कीगल्स एक्सरसाइज जो है वो एडवाइजेबल है। आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं कि आप कीगल्स एक्सरसाइज करें जिससे आपके मसल्स, स्नायु स्ट्रॉन्ग हो। अब मैं आपको कहूँगी कि आपको 7B फॉर बॉम्बे, 7B का ध्यान रखना है। तो वो कौन से बीज है? फर्स्ट B है कि आपको ब्रेस्ट फीड करना है या बॉटल फीड कराना है। तो WHO, यूनिसेफ, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने रिसर्च किया है कि ब्रेस्ट फीड यानी मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, मदर का वेट लॉस भी होता है, ये मदर के लिए फायदेमंद है, और बच्चे का वजन भी अच्छा बढ़ता है। फिर सेकंड B है ब्लैडर यानी कि जिसमें यूरिन स्टोर होता है। बहुत बार प्रेगनेंसी में यूरिन रिटेंशन होता है, यानी यूरिन पास नहीं कर सकते हैं या फिर यूरिन कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे समय में ये कीगल्स एक्सरसाइज आपको हेल्पफुल होती है, और ये एक्सरसाइज करने के बावजूद भी अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। ये जो यूरिन पास नहीं, कंट्रोल नहीं होने के प्रॉब्लम्स ओल्ड एज फीमेल्स में यानी उम्र लायक फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है। इन मेनोपॉज वाले जो फीमेल्स हैं, मेनोपॉज यानी जिनके पीरियड स्टॉप हो गए हैं, इन फीमेल्स को गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। अब थर्ड B जो आता है वो है बॉवेल, यानी कि आपका पेट साफ होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है, कोई भी डिफिकल्टीज है, तो आपको अगेन गायनेक को कंसल्ट करना है। फोर्थ इज ब्लीडिंग। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको अगेन कंसल्ट करना है डॉक्टर को। फिर नीचे आपको ज़्यादा B फॉर बॉटम में अगर पेन है, पेरिनियम पेन है, तो भी कंसल्ट करना है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन और दूसरे रीजंस हो सकते हैं। और 6th पॉइंट है ब्लूज, यानी पोस्ट प्रेगनेंसी ब्लूज या डिप्रेशन। ये काफ़ी कॉमन है इस ज़माने के फीमेल्स में। इन्हीं से आपको लगेगा इनमें बिहेवियर चेंज हो गया है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, पर आपको ये वार्निंग साइन समझनी ज़रूरी है। ये मदर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमन है। और पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन शुरू होने के अगर आपको लक्षण दिखाई देते हो तो तुरंत आप कंसल्ट करिए। और लास्ट इज यू हैव टू रिमेंबर ऑफ कोर्स बर्थ कंट्रोल, B फॉर बर्थ कंट्रोल। पहले से ही बर्थ कंट्रोल की इंफॉर्मेशन आप डॉक्टर के पास से ले, क्योंकि बहुत बार मदर्स जल्दी फीडिंग बंद कर देते हैं, जिसके वजह से उनके कंसीव होने के
इस तरह हमको 7 B's का ध्यान रखना है। और शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि ओरल केयर आपको कोविड-19 के समय में कैसे रखना है। जस्ट लिटिल बिट गो बैक, प्रेगनेंसी अगर कोविड-19 के समय में डिलीवरी हुई है, मदर को सस्पेक्टेड कोविड-19 कोरोना हुआ है, तो ये अपने बच्चे को फीड कर सकते हैं, सारे प्रिकॉशंस लेके, हाथ धो के फीड करवा सकते हैं, और सब इंस्ट्रूमेंट्स और वेसल्स यानी बर्तन को स्टेरिलाइज डिसइंफेक्ट करके कर सकते हैं, और आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब हम जाएंगे ओरल हेल्थ में। ओरल हेल्थ में अगर आपको सिवियर पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो गई है फेस पे, या फिर आप गिर गए हो और आपको लग रहा है कि मेरा जॉ फ्रैक्चर हो गया है, कहीं भी फ्रैक्चर आ रहा है जिसके वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको इमीडिएटली आपको मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स या डेंटिस्ट या सर्जन्स को कंसल्ट करना है, क्योंकि ये स्वेलिंग, जो फेस की जो स्वेलिंग्स होती है, जनरली वो बहुत जल्दी बढ़ती है और आपके सांस के नली को कंप्रेस कर सकती है। तो इसलिए और आप वो कॉमन बेसिक प्रॉब्लम से आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, बट सांस लेने से कॉम्प्लिकेशंस होके प्रॉब्लम्स आ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये टूथ पेन, इन्फेक्शन या अक्ल दाढ़ से प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, तो कोई गरम चीज़ ना लगाएं, गरम सेक ना करें, बाम, विक्स ये ना लगाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन को बढ़ाती है। और जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, नॉर्मल दर्द है, तो अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में आप डॉक्टर्स को, अपने डेंटिस्ट को, मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स को फ़ोन करके बेसिक ट्रीटमेंट मेडिसिन लेके हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, और फिर आप एक बार लॉकडाउन खुल जाए इसकी ट्रीटमेंट करवा ले सकते हैं। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस थे, मैं उनका जवाब दूंगा कि क्या कोरोना वायरस सब्जियां खाने से, पीने से के सामान के द्वारा भी स्प्रेड हो सकता है। सी एक्चुअली हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो कोरोना वायरस जो है वो एरोजोल्स, मतलब थूक या हमारा जो मुंह में से जो थोड़ा बहुत एरोजोल्स, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं, उनसे होता है, छींक में जैसे निकलता है वैसे, और वस्तुओं से नहीं। इसीलिए इवन इन्होंने जो बताया कि जो पैसे ले रहे हैं तो उस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे कोरोना है और मैंने छींक किया है उसके ऊपर, सब्जी के ऊपर, तो उसमें स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। और इसीलिए आपको बोला गया है, मैंने आगे भी बोला कि पर्यूषण याद कीजिए और कम सब्जियां खाइए। ऑल्सो जो सब्जियां हैं वो सही तरीके से क्लीन करके, वॉश करके, पानी से वॉश करके, फिर उसको भी आप जब छील देते हैं तो ऊपर का सारा सरफेस निकल जाता है, और फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो सब्जियों को सही तरीके से पकाइए ताकि उसमें ये प्रॉब्लम्स कम से कम आए। और फ्रूट्स भी आप जो खाते हैं, उसमें जो फ्रूट्स डायरेक्टली खाने वाले हैं वो न खाते हुए जो छिलके निकाल के अंदर का खाइए, जैसे बनाना है या ये चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये जो ड्रॉपलेट्स मुंह से या थूक या जो हाथ में इन्फेक्शन लगा हुआ है, और ये इन्फेक्शन ये सारी चीज़ों पे, कोई भी नॉन लिविंग चीज़ों पे अगर ये वायरस लग जाता है तो 72+ आवर्स वो उस पर जिंदा रहता है, तो ये रह सकता है, ऐसा अब तक का रिसर्च कहता है। तो आपको इसलिए उसको अच्छे से क्लीन करके खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएमडी कैरियर केस में, यस डेफिनेटली डीएमडी कैरियर केसेस में हम प्रेगनेंसी, इसमें 2 प्रकार की टेस्टिंग होती है। जैसे अगर डीएमडी कैरियर क्लियर कट है बोथ पेरेंट्स, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गई है तो 3rd मंथ में हम उसका टेस्टिंग कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे में वो चीज़ है वापस या नहीं है डीएमडी। ऑल्सो अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के पहले भी हम उसका जेनेटिकली एम्ब्रियो में से टेस्टिंग कर सकते हैं, प्री जेनेटिक इम्प्लांटेशन से, और उसको चेक करके उसी जो एम्ब्रियो नॉर्मल है उसी एम्ब्रियो को इम्प्लांट करके प्रेगनेंसी दे के, जैसे आईवीएफ के द्वारा, आईवीएफ पीजीडी बोलते हैं उसको, तो उसके द्वारा हम इसे करते हैं
ताकि उन केसेस में काफ़ी हद तक श्योरिटी हो जाती है कि वो आगे चल के बहुत कम चांसेस हैं वापस होने का। तो एक्चुअली ये जो डीएमडी कंडीशन है ये एक अनुवांशिक या हेरिडिटरी कंडीशन है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था जो सर ने अभी आंसर किया है। तो जो कोई भी इनहेरिटेड कंडीशन होती है उसकी टेस्ट, थैलेसीमिया है, सिकल सेल अनीमिया है, ये सारी चीजें हम प्रेगनेंसी में ही टेस्ट कर सकते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग या गर्भाशय का पानी निकाल के, और बहुत सारी फीटल मेडिसिन थेरेपी ये करके हम कर सकते हैं। और हमारी अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो हम इसका इलाज भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें पहले डायग्नोस करके हम उसको डिलीवर होने के बाद भी ट्रीट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वी विल गिव यू द नंबर्स अकॉर्डिंगली। और सेकेंडली सभी श्रोताओं को MMBG इस परिवार की तरफ से खास करके थैंक्स कहा गया है, स्पेशली स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, जिसमें अध्यक्ष है शुक्ला जी चोराडिया और महामंत्री है बिंदु जी बोथरा। अलॉन्ग विद दैट इवन द सोशल टीम अध्यक्ष धनराज जी लोढ़ा और महामंत्री जी सुरेश जी लोढ़ा ने भी आप सबका स्वागत किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कुछ क्वेरीज हो तो हम डेफिनेटली आगे सॉल्व करेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी, दैट इज द रियल एसेंस टुडे। और एक अनाउंसमेंट, एक मैसेज आया है, अनाउंसमेंट करनी थी कि कल नीलेश जी बाफना की भक्ति संध्या है, तो जरूर कल वापस अटेंड करिए। आपके साथ हमने ये सेशन किया, इसमें हमें काफ़ी प्लेजर मिला। आपको हमारी कभी भी कोविड-19 में, इमरजेंसी में कोई भी अगर सहायता की ज़रूरत हो तो आप राहुल जी से हमारा कांटेक्ट नंबर लेके आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू। टेक केयर। टेक केयर।